उसमें सफ़र करने वाले यात्रियों की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमला होता है, उसमें चेतन नामी एक पुलिस ने अपने ऑफिसर पर गोली चलाई और पीठ बचाव के लिए कोई आगे बढ़ता नहीं है। एक मुसलमान ही है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए मजलूम की मदद करने के लिए आगे आता है। मुसलमानों ने आगे बढ़ करके उसको इस जुल्म से रोकने की कोशिश की। इस पर उसने बरहम होकर के अपने ऑफिसर को तो गोली मारी, लेकिन उसी के साथ साथ जो है जो लोग बीच बचाव कर रहे थे उसमें मुसलमान उसको दौड़ा करके पीछा करके गोली मारी गई। बताने वाले ऐसा बताते हैं कि वो जिस कंपार्टमेंट में था मुसलमान शख्स, दरवाज़ा खोलने के बाद एक ऐसा शख्स जो हुलिये से मुसलमान नहीं लगता था वो बीच में आया, तो उसको हटा करके दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान को देख करके गोली मारी गई। मुल्क में बदलते हुए ये हालात उन लोगों की वजह से है जो मुल्क में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। आज ये चीज़ मुसलमानों के लिए घातक है, नुकसानदेह है, लेकिन जुल्म बर्बरियत का कोई मज़हब नहीं होता। आज जो लोग नफ़रत के माहौल में जी रहे हैं वो कल तुम्हें भी और अपने घर में भी अपने ख़ानदान के लोगों को भी निशाना बनाएंगे। ये सूरत हाल मुल्क के लिए, मुल्क में रहने वालों के लिए अच्छी नहीं है। हमारा मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है और जिस तरह मुल्क में बदअमनी फैलाई जा रही है और फ़िरका परस्ती और उसी के साथ साथ जो है नफ़रत का जो माहौल बनाया जा रहा है वो सिर्फ माइनॉरिटी में मुसलमानों के लिए नहीं, हर देशवासी के लिए जो है बहुत नुकसानदेह है। सरकार जिस रुख पर जा रही है उसे अपनी पॉलिसी पर गौर करना चाहिए। इस मुल्क में अक़लियतों में सबसे बड़ी अक़लियत, या यूँ कहना चाहिए कि हिंदुस्तान में दूसरी बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की है। दो चार लोगों को मार करके आप अगर ऐसा समझते होंगे कि देश में बसने वाले 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों को आप खौफज़दा कर देंगे या उनको जो है 2 नंबर का शहरी आपने बना करके रखा है, उनको मज़ीद डर और खौफ में जीने पर मजबूर करेंगे, तो ये चीज़ न मुसलमानों के हक़ में अच्छी है, न देश के हक़ में अच्छी है, न आपके लिए अच्छी। कहते हैं कि जिस दरिंदे को इंसानी खून मुँह लग जाता है फिर वो किसी पर भी हमला कर सकता है। आज जिस तरह के लोग नफ़रत का माहौल देख करके मुसलमानों पर जिस तरह हमला कर रहे हैं, उनकी जुल्म व बर्बरियत का निशाना कल आप भी बनेंगे। जो 4 लोग मरे हैं उस 4 में अगर 2 मुसलमान हैं तो 2 गैर मुस्लिम भी हैं। इसलिए सरकार को और इस मुल्क में हुक्मरानी करने वाले लोगों को इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। मालेगांव सेंट्रल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मालेगांव टेक्सटाइल सिटी है और 67% से ज़ायद लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं। एक ही रोज़गार है टेक्सटाइल का, इसी से कमाते हैं और इसी से उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। मालेगांव में अगर टेक्सटाइल का कारोबार चलता है तो फिर छोटे बड़े तमाम कारोबार चलते हैं, जिसमें होटल कहो, 4 चाक की गाड़ी ठेला गाड़ी चलाने वाले लोग हों, पान की टपरी हो और छोटा मोटा धंधा करने वाले सबको रोटी रोज़ी मिलती है। मालेगांव में प्लेन पावर लूम है और देश के अंदर तकरीबन 26 लाख प्लेन पावर लूम है। उसमें 60% यानी 18 लाख प्लेन पावर लूम महाराष्ट्र में चलते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि मालेगांव, भिवंडी हो, इचलकरंजी हो, शोलापुर हो और भी जो पावर लूम सेंटर है, टेक्सटाइल सिटी हैं, वहाँ पावर लूम, प्लेन पावर लूम, सादा पावर लूम वालों के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिससे वो फ़ायदा उठा सके। प्लेन पावर लूम के लिए सिर्फ यही एक सब्सिडी है जो बिजली सब्सिडी की शक्ल में उनको मिलती है, बाकी उनको सरकार की किसी स्कीम से लाभ नहीं मिलता है। मालेगांव के बहुत रोज़गार से हट करके भी बहुत सारे मसाइल हैं। पिछले दिनों हाउस के अंदर मैंने अजीज़ कल्लू स्टेडियम को लेकर के बात की थी कि हाजी शब्बीर अहमद जो एमएलसी रहे, वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे, सदर बल्दिया रहे। उन्होंने मालेगांव के नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो, स्पोर्ट्स की लाइन से 16.5 एकड़ जगह अजीज़ कल्लू स्टेडियम के नाम से उन्होंने एक्वायर की थी।
2009 से 14 के दरमियान मैंने उस जगह को जो है टारगेट किया और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिल करके मैंने 1 करोड़ रुपए की निधि हासिल की और मैंने उसका वॉल कंपाउंड किया और उसी के साथ जो है एक कुश्ती का एक बड़ा दंगल मैंने करवाया था, जिसमें महाराष्ट्र केसरी और पंजाब केसरी का मैंने मुकाबला करवाया था। उस अजीज कल्लू स्टेडियम में हर तरह की सुविधा हो, जिसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और इसी तरह जो है जॉगिंग ट्रैक है, स्विमिंग पूल है, इंडोर स्टेडियम है, कबड्डी है, खो खो है और कुश्ती है। ये सारे जो है स्पोर्ट्स की लाइन से वहाँ पर सहूलतें हो, इसकी मैंने डिमांड की थी। वजह उसकी ये है कि हमारे नौजवानों को कोई ना कोई ऐसे एक अच्छा रुख देना चाहिए। अभी कॉलेजेस कहो, स्कूल कहो, हाई स्कूल कहो, वहाँ पर जो है नशा और चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं और हमारे ये पढ़ने वाले बच्चे नशे का शिकार होकर के गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अगर उनको स्पोर्ट्स की लाइन से सहूलियात दी जाती हैं और तालीमी लाइन से अगर खेल के अंदर अच्छा मुजाहरा करने पर और नेशनल लेवल तक अगर बच्चे मुकाबला आराई में जाते हैं, उनको इस पर कुछ नंबरात दिए जाए तो जाहिर बात है उनका परसेंटेज बढ़ेगा और तालीमी ज़ौक़ व शौक़ रखने वाले स्कूल, कॉलेजेस, हाई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे स्पोर्ट्स की लाइन से भी जो है मेहनत और अपने शौक़ को पूरा करेंगे तो नशे की लत से वो बच सकते हैं। एक मुद्दा मैंने ये उठाया था, सरकार से मैंने डिमांड की कि एक बड़ा फंड दिया जाए अजीज कल्लू स्टेडियम को डेवलप करने के लिए। दूसरा मुद्दा मैंने किला झोपड़पट्टी का उठाया था। किला जो आसार कदीमा की मिल्कियत है, किले से लग करके खंदक, ये आसार कदीमा की मिल्कियत है, उसी से लग करके शासन की जगह है जिस पर 60-70 साल से लोग बसे हुए। ये झोपड़पट्टी है, तकरीबन 368 झोपड़े उस पर बसे हुए हैं। पिछले दिनों नितेश राणे ये मालेगांव गए थे, बीजेपी के एमएलए हैं, उनको जिस तरह की गलत मालूमात दी गई, उस मालूमात की बिना पर उन्होंने कमिश्नर को ये आदेश दिया था कि 8 दिन के अंदर ये झोपड़पट्टी यहाँ से हट जानी चाहिए, वरना 9वें दिन मैं बुलडोज़र लेकर के आऊँगा, इस पूरी बस्ती को मैं साफ कर दूँगा। जाहिर बात है एमएलए का भी अपना एक पावर होता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई एमएलए हो या एमपी हो और कानून को हाथ में लेकर के कुछ करना चाहे, गैर कानूनी काम करना चाहे, तो उसको ये अधिकार नहीं है। उस वक्त हमने ये बात कही थी कि अगर कोई बुलडोज़र लेकर के आता है तो उस बुलडोज़र के सामने मैं खड़ा रहूँगा। मैंने हाउस के अंदर ये बात रखी कि कुछ लोग जो है इस तरह दहशत का माहौल पैदा करके उन लोगों को बेघर करना चाहते हैं। इस जगह पर रहने वाले 5-7 हज़ार लोग हैं जिनको इस तरह बेघर करने की कोशिश की जा रही है। सरकार से इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। वजह उसकी ये है कि सरकार का जीआर है, अगर शासन की जगह पर कोई 30 साल से ज़्यादा से बसा हुआ है तो उसे उसी जगह रहने का अधिकार दिया जाएगा। ये सरकार का जीआर है और गवर्नमेंट के इस जीआर के मुताबिक मैंने मांग की थी। और तीसरी बात ये है कि मालेगांव में जो वन विभाग और महसूल की जगह है, कुछ लोग जो है 10-10, 20-20 डंपर रात में लगा करके मुरम चोरी करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लाखों बरास मुरम उन्होंने चोरी किया है। और फिर जो है कुछ लोग हैं जो एजेंटगिरी करते हैं, उन्होंने जो है तलाठी कहो, तहसीलदार कहो या इसी तरह जो है और ऑफिसरों से मिली भगत करके जो सर्वे कराया, उसमें हज़ारों बरास को उन्होंने 700 बरास पर ला करके एक मामूली जुर्माना उनके ज़िम्मे लगाने की इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट दी है। मैंने उसके खिलाफ हाउस के अंदर बात की थी कि इसकी दोबारा असर-ए-नौ इंक्वायरी होनी चाहिए। मालेगांव के अंदर पावर लूम मजदूरों को मकान मिलना चाहिए। प्लेन पावर लूम जो है, प्लेन पावर लूम पर काम करने वाले लोगों को सरकार की तरफ से स्कीम मिलनी चाहिए। हमारी ऐसी डिमांड थी कि कमेटी बनाई जाए और कमेटी के अंदर प्लेन पावर लूम जहां चलते हैं वहां के लोगों को भी नुमाइंदगी दी जाए और ये कमेटी सर्वे करे और सर्वे करने के बाद अपनी सिफारिशात सरकार को पेश करे और सरकार उन सिफारिशात को कबूल करके प्लेन पावर लूम पर काम करने वाले जो कंज्यूमर हैं उनको जो है सरकारी स्कीम से फ़ायदा मिले। इसी तरह पावर लूम से जुड़े हुए जो मजदूर हैं,
फिर वो चाहे पावर लूम चलाने वाले लोग हों या तराशन चलाने वाले लोग हों या साइजिंग में काम करने वाले लोग हों, हमाल और मजदूरी करने वाले जो अफराद हैं, जिस तरह सरकार बेघर लोगों को घर देती है, इसी तरह पावर लूम मजदूरों के लिए भी कोई स्कीम सरकार की तरफ से बने, ताकि इनमें जो बेघर लोग हैं उनको घर मिले। सरकार बीड़ी बनाने वालों को और छोटा मोटा धंधा करने वालों को अपनी स्कीम बना करके फायदा पहुंचाती है। इसी तरह जो है पावर लूम मजदूरों के लिए भी कोई ऐसी रिहायशी स्कीम होना चाहिए जिससे बेघर लोगों को घर मिले। मालेगांव पावर लूम सिटी है। मालेगांव में एमएसईबी बोर्ड महावितरण जो है वो बिजली सप्लाई किया करता था। सरकार ने कलकत्ता कंपनी को जो है वहाँ प्राइवेट ठेकेदारी दी है और इस प्राइवेट ठेकेदारी की वजह से मालेगांव के लोगों को बेपनाह तकलीफ है और उसकी वजह से कभी अंदेशा है कि शहर में लैंड ऑर्डर के हालात पैदा हो सकते हैं। ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आने वाले 1-2 रोज़ के अंदर पावर अपने बिजली कंपनी है और इसी तरह जो है पिलिन पावर लूम के मुद्दों पर मैं हाउस के अंदर बात रखूंगा और उम्मीद है कि अपनी नुमाइंदगी करते हुए मैं सरकार से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वालों के लिए कुछ भला काम करवा सकूं, इसकी मेरी कोशिश है।